बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है इफ़ ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर दो चीज़ें उसने मांगी हैं। एक तो वो मांग रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, फिर इसके साथ दूसरी चीज़ उसने दी हुई है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सलूशन भी मांग रहा है। मैंने अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं लिखा, फिलहाल इसका पहला पार्ट, हम पहला हिस्सा कर रहे हैं कि अभी मैं फाइंड ए इनवर्स यानी ए इनवर्स वाला पार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 6 के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्वेश्चन 6 में हमें इन्वर्जन मेथड के साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा था, तो उसमें हम ए इनवर्स निकाल रहे थे। तो इधर भी हम ए इनवर्स निकालेंगे को फैक्टर्स वाले मेथड से। तो ए इनवर्स पहले हमने निकालना है, मांगा भी उसने ए इनवर्स है। ए इनवर्स का ये फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी है, और मैंने वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो तरीकों से सॉल्व करना है। अभी मैंने वो नहीं लिखा, मैं इसका पहला हिस्सा ही करा रहा हूँ ए इनवर्स, फिर इसके बाद जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैं दो तरीकों से कराऊंगा। ए इनवर्स के लिए मुझे अब दो चीज़ों की ज़रूरत है, ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैं इक्वेशन 1 ये नाम दे रहा हूँ। ए डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट बनाकर बच्चों डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, वही तरीका डिटर्मिनेंट का। 3 बाहर पहली रो पहला कॉलम, अंदर ये चीज़ बची। फिर -2 बाहर पहली रो दूसरा कॉलम, नेगलेक्ट करेंगे, अंदर ये वैल्यू बची। फिर +1 बाहर पहली रो तीसरा कॉलम, नेगलेक्ट करेंगे, अंदर ये चीज़ बची। अगर आपको डिटर्मिनेंट की डिटेल में चीज़ें देखनी हो तो मेरा 2.3 का पहला लेक्चर अगर आप देखें तो उसमें डिटर्मिनेंट को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। तो इसको आगे बच्चों सॉल्व करें तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का ये फार्मूला है। इसके अंदर बच्चों ये कैपिटल A11, A12, A13 ये क्या है? ये कोफैक्टर्स हैं। और कोफैक्टर कैसे निकालने आए, अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर। A11 निकालना है तो -1 पावर, इसमें यही डिजिट जो है ना नीचे सबस्क्रिप्ट, ये ऐड कर लेंगे और पहली रो पहला कॉलम नेगलेक्ट कर लेंगे। पहली रो पहला कॉलम नेगलेक्ट करें, जो बाकी चीज़ बची वो अंदर लिख ली। -1 पावर 1 + 1 और पहली रो पहला कॉलम नेगलेक्ट किया। इसको आगे सॉल्व करें, ये रिजल्ट बन रहा है। फिर A12 के लिए -1 पावर यही इन दो वैल्यूज़ का ऊपर सम, यानी जो ये चीज़ होगी ना, ये -1 की पावर में इनका सम भी लेना है और पहले ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करना है। पहली रो दूसरा कॉलम आपको नेगलेक्ट करना है, यहाँ से देख लें, पहली रो दूसरा कॉलम नेगलेक्ट करना है। आगे सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बन रहा है A13 -1 पावर 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम नेगलेक्ट करना है, इस तरह से। यानी हमेशा -1 पावर करके जो भी नीचे ये सबस्क्रिप्ट हैं ये इधर ऊपर लिखने हैं, फिर ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे। तो ये सारे 9 के 9 कोफैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात बताता चलूँ, आप गौर करें, ये अल्टरनेटिंग बाहर 1 होगा, फिर -1, फिर 1, फिर -1 बाहर। ओवरऑल रिजल्ट क्या बन रहा है ये नहीं, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि इनके बाहर ये 1 -1 1 -1 1 -1 बिल तरतीब ये चल रहे हैं। तो इन 9 को फैक्टर्स को निकाल कर इसमें पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। ट्रांसपोज ले हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। हमें एडजॉइंट ऑफ ए को और ए डिटर्मिनेंट को इसमें पुट करना है। दैट्स वाई आगे यही काम किया है। इक्वेशन 1 बिकम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/62 साथ एडजॉइंट ऑफ ए ये वैल्यू। बच्चों यहाँ तक भी ए इनवर्स काफ़ी है क्वेश्चन के अंदर, ए इनवर्स। लेकिन इसको आगे अगर आप 62 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये भी ठीक है, लेकिन आपको इस सवाल में इसकी नहीं ज़रूरत है। बेशक ये स्टेप ना भी करें, ये हमारे पास ए इनवर्स बना। इस ए इनवर्स को आगे मैंने इसके अंदर यूज़ भी करना है। ये जो ए इनवर्स की वैल्यू है, यहाँ से आगे अब दूसरा हिस्सा मैं करता हूँ, इस ए इनवर्स को दूसरे हिस्से में यूज़ भी करना। बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी चीज़ ये कही गई है, दूसरा इसका समझें पार्ट ये है इसी क्वेश्चन 7 के अंदर, कि वो हमें कह रहा है कि इस सिस्टम को सॉल्व भी करें। पहले तो उसने हमसे ए इनवर्स मांगा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि इस सिस्टम को सॉल्व करें। बच्चों, इस सिस्टम को सॉल्व करने के मैं दो मेथड्स आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि जब भी आपको बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो इसके दो तरीके हैं।
एक तो आप क्वेश्चन 5 में देखें, इन क्रैमर रूल है, आप इसको क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। दूसरा इन्वर्जन मेथड है क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखें, 5 क्वेश्चन में क्रैमर्स रूल है, जबकि 6 क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड है। कभी भी हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना हो, हमें मेंशन ना हो कि आप किस मेथड से करें, तो आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, और बल्कि आप चाहें तो गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इन्वर्जन मेथड को प्रेफर कर रहा हूँ। वजह क्या है, वेट करें मैं बताता हूँ। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। जब भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना, इन्वर्जन मीन हमने वहां पे मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है। तो उस सिस्टम को पहले हम यूं लिखते हैं कि लेट वी राइट इट एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर एक्स को हम लिखते हैं ए, उधर जाके क्या बन जाता है, ए इनवर्स बी। लेकिन मैं बच्चों यहाँ पे ये ए एक्स इज इक्वल टू बी नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखूंगा तो फिर मैं ए मैट्रिक्स, जाहिर है ए मैट्रिक्स ये मैं लिखूंगा 3 2 1, ऐसे 3 2 1, इसको मैं ए नाम दूंगा। फिर 4 -1 2 7 3 -3, बट ए अगर इसको मैं नाम दे बैठा तो ऑलरेडी ए इसी क्वेश्चन में ये भी मैट्रिक्स है। तो दो सेम वैल्यूज इस तरह से, तो दो मतलब सेम टाइम एक ही क्वेश्चन में दो नोटेशनें अलग अलग हम नहीं यूज कर सकते। दैट्स वाई मैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इसको अब मैं यूं लिखता हूं, लेट वी राइट इट एज बी एक्स इज इक्वल टू सी, यानी ए की बजाय मैं अब क्या लेटर यूज कर रहा हूं, बी, बाकी सारा वही काम, बी एक्स इज इक्वल टू सी, सो एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। बच्चों यहां पे मैं ए नाम फिर रिपीट करूं, बच्चों मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ए एक्स इज इक्वल टू बी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं, लिख रहा हूं नाम कि ए ऑलरेडी लेटर ये यूज हो चुका है। दैट्स वाई मैं इधर बी एक्स इज इक्वल टू सी लिख रहा हूं, वेयर देन एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। अब इसमें बी क्या होगा, बी उसी तरह से 3 4 7 ये लिखा हुआ है, एक्स क्या होगा, बाकी सारा वही एक्स वाई जी, और सी मैट्रिक्स क्या होगा, सी ये। स्टूडेंट्स आप गौर करें, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका उस ए से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा है। क्या, गौर करें, अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूं, ए का जरा लें ट्रांसपोज, 3 2 1 4 -1 वो कॉलम बन जाएगा, 4 -1 2 कॉलम बन जाएगा, 7 3 ये कॉलम। इट मीन ये जो बी है, साथ ही आपने लिखना है इधर कि ये जो बी है दैट इज इक्वल टू ए टी, ए ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ये मैट्रिक्स बन रहा है, या दूसरे लफ्जों में इसका ट्रांसपोज लें तो वो ए बन रहा है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन के अंदर साथ ही उन्होंने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का उससे कनेक्शन बन रहा है। तो हमने इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना इन्वर्जन मेथड से, इसके अंदर ये टेक्निक यूज करनी है। क्या, अभी मैं बताता हूं। इसका जो हमने ए इनवर्स निकाला होगा वो इधर यूज होएगा। कैसे आए, अब ये b इज इक्वल टू 80, मुझे चाहिए b इनवर्स, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, क्योंकि मैंने b इनवर्स निकालना है। सो दैट्स वाई टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, इसका भी इनवर्स लिया, इधर भी इनवर्स लिया। लेकिन बच्चों याद रहे ये मैथ का असूल है, ये रूल है कि a ट्रांसपोज इनवर्स या a इनवर्स ट्रांसपोज ये इक्वल होते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में शफल हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ए ट्रांसपोज इनवर्स या ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये मैट्रिसेस के अंदर ये रूल है, ये इक्वल होते हैं। दैट्स वाई इसको मैं लिखूंगा, ए ट्रांसपोज इनवर्स को मैं लिखूंगा ए इनवर्स ट्रांसपोज। क्यों लिख रहा हूं ए इनवर्स ट्रांसपोज, मेरे पास ऑलरेडी जो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में जो मैंने ए इनवर्स निकाला हुआ है, ये मैंने 62 को बाहर लिखा है, उधर तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, लेकिन यहाँ पे मैंने चूंकि ट्रांसपोज लेना है तो ये 1/62 बाहर लिखा है। ये जो हमने इधर ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ए इनवर्स निकाला है, ये बच्चों यहाँ पे ये ए इनवर्स की वैल्यू ये यूज होगी, और सारे का ट्रांसपोज लेना है। बच्चों इस सारे के ट्रांसपोज से मुराद, ट्रांसपोज तो हम मैट्रिक्स का लेते हैं, बाहर डिजिट है, डिजिट का ट्रांसपोज नहीं लेना। तो ये ट्रांसपोज इधर मैं सिर्फ जस्ट इस पे लिख रहा हूँ, लेना तो मुझे इस सारे का ट्रांसपोज है, यूं समझ लें। लेकिन ये जो ट्रांसपोज है जब ये अंदर आएगा
तो जस्ट इस मैट्रिक्स पर आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो समझ लें, ऐसे लिख लें या डायरेक्ट ही इधर इस पे ट्रांसपोज लिख लें, ऐसे लिख लें, मर्जी। अब इसका ट्रांसपोज ये ले लिया, रोज को कॉलम बना लिया, ये मेरे पास वैल्यू बन गई है, मिल गई है बी इनवर्स की, बस। यानी इस सवाल में बी इनवर्स हमने सीधा सीधा ए इनवर्स से निकालना और इस तरीके से निकालना है, और इस तरीके से निकालना है। ये बी इनवर्स मिल गया हमारे पास। बी इनवर्स जो है अब इसमें पुट कर दो, बाकी सारा वही। बी इनवर्स की वैल्यू इसमें पुट कर लो, पुट वैल्यू ऑफ बी इनवर्स एंड सी मैट्रिक्स ये इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये इक्वेशन 1 है, इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करके आगे सारा वही, इनको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो ये सॉल्व करें तो ये x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का देने का यहाँ पे मकसद सिर्फ यही है कि इधर ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसका और इसका कनेक्शन है, ताल्लुक है, क्या है, ये बेसिकली इसका ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज लें तो ये बन रहा है और इसका ट्रांसपोज लें तो ये बन रहा है। तो यहाँ आपने क्या है, ये वाली रिलेशन बेसिकली यूज करके सीधा सीधा ए इनवर्स की वैल्यू इधर से पुट करके बी इनवर्स के अंदर हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, यूं समझ लें। यहाँ हमने क्या करना है, बी इनवर्स के अंदर बी इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने ए इनवर्स की वैल्यू लेकर उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, क्योंकि बी बेसिकली किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। और वो फिर आगे सॉल्व कर लिया, सीधा सीधा इसका ये आंसर। बच्चों इसी क्वेश्चन का ये जो सेकंड पार्ट है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये मैं एक और मेथड से भी आपको करवा देता हूं। अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें हम सिस्टम को बी एक्स इज इक्वल टू सी इस तरह से लेट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, इसमें b जो होगा ये मैट्रिक्स है। ये b मैट्रिक्स देखा जाए तो ये इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी AT के बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली b जो है वो AT के बराबर है। हमने b का इनवर्स निकालना है, तभी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। c से मल्टीप्लाई बाद में तभी कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट, बट b जो था वो तो A ट्रांसपोज के बराबर है। तो यहाँ भी A ट्रांसपोज और यहाँ भी हमने A ट्रांसपोज लिख दिया। स्टूडेंट्स A का डिटर्मिनेंट या A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A की बात, और हमने A का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, तो वो तो वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। लेकिन एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज ये कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज का ये फार्मूला भी है, यानी एडजॉइंट ऑफ AT इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A होल का ट्रांसपोज। ये कैसे है, मैंने पहले इसकी अलग से ये वजाहत की है, फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे कंप्लीटली सॉल्व भी कर देता हूँ। मैंने ये नीचे पहले वजाहत की है कि ये वाली चीज़ ये कैसे इसके इक्वल है, लेकिन पेपर में आपने ये चीज़ प्रूव नहीं करना, ये कैसे है ये मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके बराबर होता है, उसका नीचे 1 ओवर डिटर्मिनेंट साथ उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब अगर यहाँ पे A की बजाय A ट्रांसपोज का इनवर्स हो तो फिर उसी लाज से 1 ओवर A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ AT। अब आपको पता है कि A ट्रांसपोज का इनवर्स या A इनवर्स ट्रांसपोज ये A की बात है। तो मैंने यहाँ पे जो है A डिटर्मिनेंट को इधर ले जाकर A ट्रांसपोज इनवर्स की बजाय A इनवर्स ट्रांसपोज लिखा है। पहले A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इधर मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये एक नंबर है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने A ट्रांसपोज इनवर्स की बजाय A इनवर्स ट्रांसपोज, जैसे अभी हमने फर्स्ट मेथड में भी यही काम किया था, ये इसके सामने ये रीज़न भी दे दिए मैंने। अब यहाँ पर देखें बच्चों, अब यहाँ पर A इनवर्स की बच्चों वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, मुझे ये प्रूव करना है। तो A इनवर्स की ये वैल्यू है बच्चों, ये A डिटर्मिनेंट तो नंबर है ना, तो इसलिए ये ट्रांसपोज सिर्फ अब अंदर इसका लेंगे। A डिटर्मिनेंट 1 ओवर A डिटर्मिनेंट तो वैसे ही रहेगा। और अभी मैंने बोला कि किसी मैट्रिक्स का, और बच्चों ये आपको पता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, अभी मैंने यहाँ पे भी यही बोला था कि A डिटर्मिनेंट या A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट A की बात, तो A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट की जगह मैंने A डिटर्मिनेंट लिख दिया। ये आपस में कट जाएंगे, बाकी आप देख लो वही चीज़ ये बन गई है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने ये जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला हुआ होगा
उसका हम क्या पुट कर देंगे, ट्रांसपोज लेकर वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको इस तरह से भी बी इनवर्स मिल जाएगा। वो मैं अभी कराने लगा हूँ। मैंने कहा कि ये मैं पहले इस फार्मूले का प्रूफ सामने समझा लूँ, फिर ये मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो ये सेकंड मेथड है, ये अभी आपको मैं कंप्लीट करने लगा हूँ। ये भी देख लें, जिसको फर्स्ट मेथड से करना हो वो फर्स्ट मेथड से देख लें, जिसको सेकंड मेथड से देखना हो करना हो वो सेकंड मेथड से। तो अब बच्चों मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन करता हूँ सेकंड मेथड से। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वी कैन राइट इट एज लेट बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमने यहाँ चूंकि सोल्यूशन निकालना है, सो x इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। b अगर लेफ्ट पे है तो इनवर्स भी लेफ्ट पे लेना है। वेयर b मैट्रिक्स जो है ये b यहाँ पे ये मैट्रिक्स होगा, और c मैट्रिक्स जो है ये 14 4 0 एंड x जो है ये x y z है। बट b मैट्रिक्स जो ये बन रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली a का और b का रिलेशन देखें तो a का ट्रांसपोज लिया जाए या b का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो a बन रहा है, और अगर a का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो b बन रहा है। तो b बेसिकली यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया a ट्रांसपोज। अब मुझे b का इनवर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स का 1 ओवर डिटर्मिनेंट टू दैट मैट्रिक्स एंड उसी मैट्रिक्स के साथ एडजॉइंट। लेकिन b मैट्रिक्स तो a ट्रांसपोज है, तो यहाँ मैंने b की जगह इधर भी a ट्रांसपोज लिख दिया, इधर भी a ट्रांसपोज लिख दिया। अब मुझे a ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज की बजाय ये रिलेशन लगा रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला हुआ है। एडजॉइंट का क्या ले लेंगे, होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो ए डिटर्मिनेंट या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए की बात है, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। एडजॉइंट ऑफ ए जो ऑलरेडी इसका निकाला, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या ए डिटर्मिनेंट वो भी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 62। अब इसका ट्रांसपोज बना लिया, ये बच्चों बी इनवर्स मिल गया। बी इनवर्स और सी की वैल्यू, इसको इक्वेशन हम 1 कहेंगे, इसमें पुट कर दें, आगे बेटा मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल वही लाइंस, ये रिजल्ट बनेगा। ये मेथड भी सही है, जस्ट इसमें हमने ये रिलेशन यूज किया, और ये रिलेशन जो है ये मैं इसकी रीजन या प्रूफ बता चुका हूँ। प्रूफ जो है वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो यूं भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी फर्स्ट मेथड से इसको कराया उससे कर लें, जैसे आपकी मर्जी। ये वाला इसका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 2 तरीकों से कराया, लेकिन इसमें जब ये चीज़ दी गई होगी तब ये काम हो सकता है। अगर ये ना दी गई हो, सिर्फ ये चीज़ दी गई हो, तो फिर प्रॉपर हम क्या करेंगे, इसका सारा एडजॉइंट बनाएंगे, और फिर सारा वो अलग से जो है ना इसका इन्वर्स बनाने के लिए हम पूरा वो मेथड यूज़ करेंगे। हाँ, अगर ये चीज़ दे दी है तो फिर हमने इसका इन्वर्स नहीं निकालना, इसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको पुट कर लेंगे। तो ये तरीका सेकंड मेथड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं इसके बाद करूंगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी में बनकर आ सकते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। ये एक केस है, एक काम है, एक पार्ट कह लें। यूनिक सोल्यूशन ये दूसरा केस है, दूसरा पार्ट कह लें। और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन ये तीसरा केस है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये तीनों बातें, तीनों कंडीशंस को डिस्कस करना है, जबकि सिस्टम ये है। हम हमेशा ऐसा, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए नॉन होमोजीनियस, तो पहले हमने हमेशा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। इसमें मेंशन नहीं है कि आपने इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से करना है या सिर्फ गॉस मेथड से करना है, इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन इतनी मैं बात ज़रूर बता दूं कि जब भी आपको बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाए, तो पहले आपने क्या करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर उस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर अब 1 के नीचे यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड किया। ये स्टेप आपने इधर रफ में खुद बना लेने हैं, मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने डायरेक्ट ये कर लिया।
आपने साइड पर जो है फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके जब सेकंड रो में ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा। सिमिलरली फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई करके जब थर्ड रो में ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा। आप चेक कर लें। जब भी बच्चों ये दोनों डिजिट सेम हो, बेशक ये वाले सेम हो या ना हो, यानी मैं कहता था पहले, तो मैं कहता हूँ ना कि मैक्सिमम एलिमेंट सेम हो, तो अगर सिर्फ ये दो डिजिट्स भी सेम हो तो अगला स्टेप ये है कि पहले आप यहाँ पे 0 बना लो। अगर ये भी सेम हो तो और ज़्यादा अच्छा, पूरी रो सेम हो, दोनों रो सेम हो, तो फिर नीचे वाली रो सारी को हम क्या बना लेते हैं, 0। फिलहाल मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये दोनों एलिमेंट सेम है, मैं यहाँ 1 बनाना है, लेकिन मैं ये सेम होने की वजह से पहले यहाँ पे 0 बना लूँ, फिर यहाँ पे 1 बना लूँगा। तो इस रो को जस्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये देखो R3 माइनस R2, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से ये रिजल्ट बना है। बच्चों मैं ये भी काम कर सकता था कि मैं पहले यहाँ पे 1 बनाकर फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकता हूँ, यूं भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1 बनाने की बजाय आप यहाँ पे पहले 0 बना लें, फिर जो है यहाँ पे 1 बना लें। ये यूं किया मैंने स्टेप। अब ये देख लें, इस रो को -7 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बन गया। आप यूं भी कर सकते थे, जो अभी मैंने बोला कि सेकंड रो को -7 पे डिवाइड करके 1 बनाकर फिर इसके नीचे 0 बना लेते। बहरहाल मैंने पहले नीचे 0 बनाकर बाद में 1 बनाया, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। दिस इज एचिलॉन फॉर्म। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये एचिलॉन फॉर्म अभी नहीं बनी, क्योंकि आपने कहा था डायगोनल पोजीशंस पर 1 होने चाहिए, तो यहाँ पे ये तो लैम्डा स्क्वायर -16 है, तो यही तो हमने कंडीशन बनानी है या बतानी है कि लैम्डा पर क्या कंडीशन हो कि सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम हैविंग इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। ये तीनों कंडीशन अब हमने इन एंट्रीज पर ये कंडीशंस लगानी है। तो आए अब हम बारी बारी इस मैट्रिक्स पर इस लिहाज से कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या लैम्डा पर कंडीशंस लग सकती हैं लैम्डा की वैल्यूज पर। तो आए उन्हीं की तरतीब के मुताबिक। पहले उसने कहा है कि लैम्डा की क्या कंडीशन हो या लैम्डा की क्या वैल्यू हो कि सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। स्टूडेंट्स रिकॉल करें मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर को देखें जिसमें मैंने क्वेश्चन 4 और 5 कराया, तो उसमें ये बातें मैंने समझाई हैं। ये आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ। रिकॉल दैट सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी 1 सोल्यूशन रखता होगा इफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो, यानी 3 3 3 वाला कंडीशन हो, 3 3 3 रैंक भी 3 हो, ए का रैंक भी 3 हो, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 हो, और नंबर ऑफ वेरिएबल, हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल सिस्टम से पता चलता है एक्स वाई जेड है 3 है, तो ये केस हो तो यूनिक सोल्यूशन है, ये केस हो तो इनफिनिट सोल्यूशन है, और ये केस हो तो नो सोल्यूशन होगा। ये रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो नो सोल्यूशन है। तो इन्हीं बातों को फिलहाल यहाँ पे ये यूज हो रही है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि रैंक का, ये जो हम रैंक का सीन देखते हैं, ये क्वेश्चन 4 या 5 में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लिखें तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन क्वेश्चन 8 और 9 में पर्टिकुलरली ये बात यूज हो रही है। आए देख लें 8 में। अब पहले ये बात सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, वही बात सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल नहीं है, यानी ये तीसरी बात। अब ये चीज कब हो सकती है? ये चीज तभी मुमकिन होगी, बच्चों गौर से सुनना है, जब ये डायगोनल एंट्री 0 हो जाए। सिर्फ ये वाली एंट्री 0 हो, ये 0 ना हो। मेरा कहने का ये मकसद है, थोड़ी देर के लिए मैं ये इसको अलग लिख लूं समझाने की खातिर। यहां पे बच्चों 0 आ जाए, ये 0 ना हो, इसको ये साथ लिखना है कि लैम्डा -4 ये वाली एंट्री 0 ना हो, लेकिन ये वाली एंट्री यहाँ लैम्डा स्क्वायर -16 इसको जरूर 0 करना है, लेकिन इसको 0 नहीं लिखना। इस पर भी कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ इस एलिमेंट पे कंडीशन नहीं, इस पे भी कंडीशन होनी चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए लैम्डा स्क्वायर -16 को 0 पुट करके समझाना चाहता हूँ। इन दिस सीन या इन दिस सिनेरियो गौर करना, रैंक ऑफ ए ये बच्चों 2 है एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या है
3 है तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये सीन होगा। इसको 0 नहीं होना चाहिए, जबकि इसको 0 होना पड़ेगा। जो ये वाली एंट्री है यानी डायगोनल पोजीशन पर जो एंट्री है इसको 0 होना चाहिए और इसको 0 नहीं होना चाहिए, तब ये सिचुएशन होल्ड करेगी। दिस सिचुएशन होल्ड ओनली इफ वी हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस 16। इस एंट्री को, डायगोनल पोजीशन वाली एंट्री को यहां पे 0 होना चाहिए, बट इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 0 हो जाए तो फिर ये तीसरा केस बनेगा। थोड़ी देर वेट करें ना, तीसरे केस पर आऊंगा। दैट्स वाई इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में साथ ये लिखना जरूरी है। आए देखें, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए is not equal to rank of augmented matrix and this one hold या which is possible, जो मर्जी लिख लें, only when ये वाली एंट्री 0 हो जबकि ये वाली एंट्री 0 ना हो। ये साथ मेंशन करना है कि ये 0 ना हो। आए मजीद आगे चलते हैं, तो इसको देखें, इसको सॉल्व करें तो लैम्डा की ये वैल्यू, जबकि इसके साथ देखें तो लैम्डा की ये वैल्यू बन रही है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 4। इट मीन 4 को एलिमिनेट करेंगे। इट मीन इसके लिहाज से, इन दोनों के लिहाज से फिर ये पॉसिबिलिटी हुई, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -4। लैम्डा को इन दोनों, इस पूरे का जवाब ये बना कि लैम्डा इज इक्वल टू -4, सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू -4। आए जरा चेक भी कर लें, लैम्डा इक्वल टू -4 जरा रो में पुट कर लें। इसमें ये एंट्री 0 हो जाएगी जबकि ये एंट्री -8 बन रही है। तो थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए, ये एंट्री 0 हो जाएगी, ये एंट्री -8 है। अब आप चेक कर लें, रैंक ऑफ ए इज 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज 3। तो ये फिर सीन जो है ये ट्रू है, यानी ये साथ ये काम करना नहीं जो अभी ये मैंने लिखा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लैम्डा की इस वैल्यू पर ये बात वैलिड हो रही है। चेक कर ले, देख सकते हैं, बट ये काम इधर पुट नहीं करना। ये लैम्डा स्क्वायर -16 है और ये था लैम्डा -4। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको 0 पुट करना है, लेकिन कहना है कि ये 0 नहीं है। फिर इन दोनों के मुताबिक जो वैल्यू बनेगी, देखो ना, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 4, तो 4 को एलिमिनेट कर दें। सो ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू -4। -4 पर सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन, सॉरी, सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। -4 पर सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। और थोड़ी देर बाद बच्चों यही बात, ये वाली बात क्वेश्चन 9 में भी होएगी। क्वेश्चन 9 में ये वाली डायगोनल एंट्री 0 होगी और मैं कहूँगा कि इसको 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 9 जब मैं करूँगा तो उसमें ये फर्स्ट केस, ये वाली बात मेरी और पुख्तगी आपको कराएगी, उसमें आप कहेंगे कि ये सर की बात दुरुस्त है। अभी थोड़ी देर बाद वेट करें, पता चल जाएगा। नंबर 2, द सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन। इस पर आ जाए, सिस्टम कब यूनिक सोल्यूशन रखता है? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यही बात मैंने कही, द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी 3 3 3 वाला सीन हो। ये सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए 3 3 वाला सीन लिखा है, जरूरत नहीं है ये 3 3 3 लिखने की। अब ये सिचुएशन कब होल्ड करेगी, वैलिड होगी? ये सिचुएशन तब पॉसिबल होगी, ये वाली बात, इफ ये 0 ना हो। अभी तो हमने कहा ना कि इसको 0 होना चाहिए, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये रैंक, अगर ये 0 हो गया तो फिर तो रैंक ऑफ ए जो है वो 2 होगा और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो 3 होगा। लिहाजा ये वाला सीन, 3 3 3 वाला सीन तभी पॉसिबल है जब ये एंट्री 0 ना हो। ये हो या ना हो इससे नहीं, लेकिन इसको 0 नहीं होना चाहिए। पहले केस में हमने कहा इसको 0 होना चाहिए, दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि इसको 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये सीन बनेगा। इस पर कोई कंडीशन नहीं, ये 0 हो या ना हो, बट इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिहाज से फिर ये वैल्यूज बन रही। तीसरा केस, ये जरा गौर से, सिस्टम हैविंग इनफिनिट सोल्यूशन। इनफिनिट सोल्यूशन के लिए ये वाला सीन है, सिस्टम हैविंग इनफिनिट सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए
सॉरी ये दूसरा, सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर 2 वाला। तो सिस्टम हैव इन्फिनिट सोल्यूशन, यही बात लिखी, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी रैंक ऑफ ए 2 हो, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 हो, लेकिन वेरिएबल की तादाद 3 हो। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए ये चीज़ लिखी है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला सीन कब पॉसिबल होगा? ये वाला सीन तभी बेटा पॉसिबल होगा जब सारी रो ज़ीरो हो, सारी रो, ये तीसरी रो ज़ीरो हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ज़ीरो लिख रहा हूँ, यहाँ भी ज़ीरो समझाने के लिए। तो अब देखो, रैंक ऑफ ए भी 2, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 2, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 3 हैं। तो वही 2 2 3 वाला केस, पूरी रो ज़ीरो हो जाए, पूरी तीसरी रो ज़ीरो हो जाए। अब इसके लिए क्या सीन या क्या पॉसिबिलिटी होगी? ये वाली एंट्री भी हमें ज़ीरो करनी पड़ेगी और ये वाली एंट्री भी हमें ज़ीरो करनी पड़ेगी। इन दोनों को ज़ीरो कर लिया। अब इन दोनों के लिहाज से कॉमन सोल्यूशन देखें, इधर लैम्डा 4, इधर लैम्डा 4 एंड -4, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है? दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 4। जैसे मैंने इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन का लैम्डा इज इक्वल टू -, तो इस केस में इसको ज़ीरो फर्स्ट केस में इसको ज़ीरो लेना, लेकिन इसको ज़ीरो नहीं लेना, जबकि इस केस में दोनों को ज़ीरो लेना है, क्योंकि R3 ज़ीरो जाए। सो दैट्स वाई यहाँ जो है ना, जब आप इसको ज़ीरो लिखेंगे लेकिन ये नहीं लिखेंगे फर्स्ट केस में, तो ये गलत होगी बात। इसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड केस में हम इसको ज़ीरो ले रहे हैं और इसको ज़ीरो साथ ले रहे हैं, लेकिन इधर हम क्या कहेंगे? इसको ज़ीरो लेना है, साथ कहना है कि ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 4, फिर इसके मुताबिक ही। तो ये इसका तीनों का केस बन रहा है। सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू -4, सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन इज if lambda is not equal to 4 and -4, and system having infinite solution if lambda is equal to 4, ये वाला सी। तो that is the solution। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है, शो दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इज इनकंसिस्टेंट इफ गैमा पर ये कंडीशन है, गैमा इज नॉट इक्वल टू 2 अल्फा -3 बीटा। स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट से मुराद सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम सोल्यूशन नहीं रखता होगा। इनकंसिस्टेंट से मुराद सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। थोड़ी देर बाद मैं इसी क्वेश्चन के एंड पर दोबारा क्वेश्चन 8 की फर्स्ट कंडीशन, जो उधर भी सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन वाली, इन दोनों का मैं एंड पे कंपैरिजन भी कर दूंगा। तो आए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि आपके जब भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा तो आपने पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर उसको हमेशा एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको यहाँ 1 बनाने के कई तरीके हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस रो को इस फर्स्ट में से, सेकंड रो को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ -1 बनेगा, फिर -1 पे पूरी रो को डिवाइड कर लूँ। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये करूँ कि फर्स्ट रो को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ, 1 इधर बनेगा, फिर इन दो रोज को एक्सचेंज कर लूँ, यहाँ पे 1 बन गया। अब 1 के नीचे बच्चों 0 बनाना है, तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड किया है, फिर इसी फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड किया है, तो ये वाली वैल्यू बन गई। बच्चों, जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया और अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 8 में भी अभी बोला था कि जब ये एंट्री सेम हो, बेशक अगली सेम हो या ना हो, तो पहले आप यहाँ पे 0 बना लो। ये -5 है, 5 है, ऐड करने से 0 बना लेंगे। अगर यहाँ पे +5 होता तो फिर सब्ट्रैक्ट करने से 0 बना लेते। तो यहाँ पे 0 बनाना है हमें, फिर बाद में इधर 1 बना लूँगा। पिछले क्वेश्चन 8 में भी मैंने यही काम किया था। तो इस सेकंड रो को थर्ड रो में ऐड कर रहा हूँ, थर्ड रो में सेकंड रो को ऐड किया, हमारे पास ये रिजल्ट्स बन गए। अब यहाँ पे 1 बनाना है, इस हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 बनाना है, तो सेकंड रो को -5 पे डिवाइड कर लिया। स्टूडेंट्स, अब गौर करना, ज़रा सुनना है बात को।
इत्तेफाक से यहाँ डायगोनल एंट्री डायगोनल पोजीशन पर जीरो आ गया तो कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। जब डायगोनल पोजीशन पे जीरो आए तो मैंने ये बात कही हुई कि हम अगली एंट्री को 1 बनाएंगे, लेकिन यहाँ 1 नहीं बनाना, इस पर हमने कंडीशन लगानी। जैसे पिछले क्वेश्चन में लैम्डा स्क्वायर -16 था तो मैंने कहा था कि इधर 1 बनाना है, लेकिन 1 नहीं बनाएंगे, हम लैम्डा पर कंडीशन लगाएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये कंडीशन बनानी। तो आए अब हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इत्तेफाक से डायगोनल एंट्री 0 हो गई है। अगर डायगोनल एंट्री 0 हो जाए तो कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। हम फिर अगली एंट्री को कंसिडर करते हैं, इसमें हम इस एंट्री को देखेंगे। अब कोई बच्चा कहता है क्या हम इस एंट्री को 1 बनाएंगे? नहीं, इसको हम 1 नहीं बनाएंगे, इस एंट्री पर हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन 8 में ये चीज़ बनी थी और मैंने कहा था कि कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या अब हम इसको एचिलन फॉर्म के लिहाज से 1 बनाएंगे? नहीं, बनाना तो 1 नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर -16 है तो हमने लैम्डा पर कंडीशन लगानी है। तो इधर भी इसी तरह से इस एंट्री पर कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, गौर करना। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्या कंडीशन हो अल्फा बीटा गैमा पर कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो, और वो कंडीशन ये है, ये बनानी है। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स, अब गौर करना, इस वक्त देखा जाए तो रैंक ऑफ ए जो है ये 2 है, और ये एंट्री अगर 0 कर ली जाए तो फिर भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 होगा। लेकिन जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक, जब पूरी तीसरी रो 0 हो जाए तो वहां पे बच्चों याद करें, मैंने कहा था उधर इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन 8 के अंदर पूरी तीसरी रो जब 0 हो जाए तो उधर क्या होगा, इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं। तो यहां हमें क्या करना है, रैंक ऑफ ए 2 है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 होगी तो फिर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 हो जाएगा और इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। तो हमें तो चाहिए इस तरह का सीन, क्या, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। और ये चीज कब पॉसिबल होती है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। सो इन दैट, ये सिचुएशन कब होल्ड करेगी, ये सिचुएशन तब होल्ड करेगी ये वाली, जब ये वाली एंट्री क्या हो, 0 ना हो। इसको हम कहेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो फिर मैं इधर आ रहा हूं, इस पर बहस करेंगे थोड़ी देर। वो फिर पूरी रो 0 हो जाएगी, फिर सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सोल्यूशन। पूरी थर्ड रो 0 जब होती है तो सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सोल्यूशन, और जब डायगोनल एंट्री 0 हो लेकिन ये वाली एंट्री 0 ना हो तो सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। और जब यहाँ पे भी कोई नंबर हो, यहाँ पे भी कोई नंबर हो, तो फिर हम कहते हैं सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे कोई नंबर हो लेकिन इधर बेशक 0 हो या कोई भी वैल्यू हो तो हम कहते हैं सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन। तो इधर हम कहेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास गैमा की ये कंडीशन, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये गैमा की ये वैल्यू बन गई है। स्टूडेंट्स आप आए एक लम्हे के लिए क्वेश्चन 8 पर, फिर दोबारा आप रिकॉल करें, वहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बना था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब उधर मैंने कहा था पहली बात, द सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, यही बात। इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी। ये R3 जब पूरा 0 हो जाए तो फिर तो इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, सॉरी। तो ये कब पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल ओनली, इसको हम 0 करेंगे लेकिन इसको 0 नहीं होना चाहिए। मैंने ये बड़ा जोर दिया था इस बात पे। तो अब आप देख लें, ये एंट्री 0 है लेकिन ये एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 0 हो जाए तो थर्ड रो पूरी 0 फिर इन्फिनिट सोल्यूशन वाला केस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये तभी पॉसिबल है जब ये एंट्री 0 हो लेकिन ये एंट्री 0 ना हो। तो इसके लिहाज से फिर लैम्डा की ये वैल्यू आई है -4। अब गौर करें, अगर लैम्डा की ये वैल्यू -4 इसमें पुट कर दें तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी, बट ये वाली एंट्री -8 बनेगी, यानी ये वाली एंट्री 0 नहीं होगी। लेकिन साथ अगर ये कंडीशन हटा दें तो फिर तो ये होगा कि लैम्डा की वैल्यू 4 पर
ये वाली कंडीशन तो होल्ड करेगी, -4 पर ये नहीं होल्ड करेगी क्योंकि ये पूरी रो जो है वो फिर 0 नहीं होगी। तो दैट्स वाई जो है इधर जो है लैम्डा इज इक्वल टू -4 सही आंसर है, क्योंकि -4 पर ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी, ये वाली एंट्री -8 होगी, फिर ये चीज़ वैलिड होगी, ये होल्ड करेगी। तो ये साथ कहना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये ना कहें तो फिर बात मुकम्मल नहीं। और इसमें लैम्डा की वैल्यू सिर्फ -4 पर ये चीज़ होल्ड करेगी। अगर हम साथ लैम्डा की वैल्यू 4 भी ले लें तो फिर इन्फिनिट सोल्यूशन वाला सीन बनेगा। जब हम लैम्डा की वैल्यू 4 ले लें तो फिर ये पुट करें ना 4, तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, थर्ड रो पूरी 0 हो जाएगी। तो वो फिर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, दैट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो वो फिर इन्फिनिट सोल्यूशन वाला सीन बनेगा। ये वाला सीन तभी बनेगा जब लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे -4, और उसके साथ फिर ये कंडीशन लिखेंगे तो -4 आएगी। तो ये पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था ना कि ये चीज़ साथ कहना ज़रूरी है। तो अब इन दोनों का मैंने इसलिए साथ लिख दिया कि यहाँ पे भी यही सीन बन रहा है कि ये एंट्री तो 0 बन रही है, लेकिन साथ कहना पड़ेगा कि ये वाली एंट्री जो है वो इनकंसिस्टेंट के लिए इसको 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के बाद और क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करने के बाद, यानी जब बिल्कुल हम एंड पे पहुंच जाया करेंगे, तो फिर हम वापस आकर कोशिश ये किया करें कि इधर जो है ये डॉट्स डाल लेंगे। बेहतर है ये हमें डाल लेने चाहिए, क्योंकि कोई बंदा इसकी हमें खामखा नंबर न काट ले। बट मैथ में इतनी बातों को बारीकी में नहीं जाना चाहिए। इसके नंबर मेरे लिहाज से तो अगर बच्चा डॉट्स डालना भूल जाए तो नंबर नहीं काटने चाहिए। उस क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन 8 में भी आखिर में कंप्लीट करने के बाद फिर इस तरह से पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जितने भी वो बनने हैं इक्विवेलेंट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, उन सब में क्या है डॉट्स डालने हैं, और साथ ये हो सके तो रो इक्विवेलेंट का साइन भी डालना चाहिए। बच्चों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि हम इतने दिनों से मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो इन मैट्रिसेस का रियल लाइफ में कोई यूज़ है या नहीं है। तो बच्चों मैट्रिसेस का रियल लाइफ में बहुत जगहों पे यूज़ होता है। उनमें से एक यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन रियल लाइफ। यहाँ पे हम बच्चों कोडिंग एंड डी कोडिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने कोई मैसेज भेजना है किसी दूसरे बंदे तक, और वो ये चाहता है कि बीच में जो मैसेंजर है जो मैसेज लेकर जा रहा है, कागज़ पे वो फ़र्ज़ कर लो कोई वर्ड लिख कर दूसरे बंदे तक भेजना चाहता है, तो जिस बंदे के हाथ उसने पैगाम भेजना है, मैसेज भेजना है, जो बंदा मैसेज भेजने वाला है वो चाहता है कि ये मैसेंजर जो है ये मैसेज ना पढ़ सके। तो वो क्या करेगा, उस वर्ड को या उस स्टेटमेंट को मैट्रिसेस की फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में भेजेगा मैसेंजर तक, और उस मैसेंजर को एक साथ की भी भेजेगा। उस की वजह से, यानी उस सॉल्यूशन की वजह से जो है वो उन मैट्रिसेस को कन्वर्ट वापस उसी ओरिजिनल वर्ड में करेगा। क्या मतलब, आए इस प्रोसेस को हम क्वेश्चन में करते हैं तभी समझ आएगी। क्वेश्चन ये है, बाय मेकिंग यूज ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड ऑफ ऑर्डर 3x3 एनकोड एंड डीकोड द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला पार्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2x2 में एंड 3x3 के मैट्रिसेस में कोडेड फॉर्म में भेजना है और आगे उस बंदे ने एनकोड उसको करना है। तो जब बच्चों आपने 2x2 का मैट्रिक्स बनाना हो तो आपने क्या करना है, इस पूरे वर्ड को 2 लेटर्स में पीसेस में ब्रेक करना है। पूरे वर्ड को 2 लेटर्स में ब्रेक करना है। वी कट द वर्ड इन पीसेस ऑफ लेंथ 2, हर वर्ड की लेंथ 2 बना लेते हैं। तो एक ये वर्ड बना PA, इसमें 2 लेटर हैं। एक ये KI वर्ड बना, इसमें भी 2 लेटर हैं, इसमें भी 2 लेटर हैं। इस तरह से इसमें भी 2 लेटर्स हैं, यानी पूरे वर्ड को 2 लेटर के पीसेस में कन्वर्ट कर लिया जब आपको 2x2 बनाना है। फर्ज कर लो यहाँ पे बच्चों एक लेटर बच जाता तो फिर क्या करते, वेट करें मैं बताता हूँ। फिलहाल अब हमने इन वर्ड्स के साथ
इधर साइड पर पूरी ABCD लिख लेनी है और ऊपर मार्क करना है उनके नंबर्स, उनके जो भी जिस जिस नंबर पर ये अल्फ़ाबेट्स हैं साथ मार्किंग कर लेनी है 1 2 3 4 इस तरह से 26 तक। तो अब P की पोजीशन देखें, P किस नंबर पर पड़ा है? P 16 नंबर पर पड़ा है, 16। A की पोजीशन देखें, A 1 पर पड़ा है। तो पहला मैट्रिक्स बना 16 1, रो मैट्रिक्स ही बनाना है, इसको कॉलम मैट्रिक्स नहीं बनाना क्योंकि हमने अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स वाई रो मैट्रिसेस ही बनाने। फिर आपने K की पोजीशन देखें किस नंबर पर है? 11। I की पोजीशन देख किस I की पोजीशन देखें किस नंबर पर I पड़ा है? I की पोजीशन 9th पर है। तो 11 9 ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह से ST की पोजीशन देखें, S की 19 और T की 20 पोजीशन बन रही है। इसी तरह A की फर्स्ट पोजीशन और N की 14 पोजीशन है। ये हमारे पास मैट्रिसेस बन गए। यानी इस वर्ड को ब्रेक करके हमने दो दो वर्ड बनाए और फिर उनके लिहाज से मैट्रिसेस बनाए। बच्चों यहाँ पर आकर इन मैट्रिसेस को एक खास मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। वो मैट्रिक्स क्या है? जो आप मर्जी ले लो, 2 क्रॉस 2 का कोई आपका जो दिल करता है मैट्रिक्स ले लो, लेकिन याद रखो बच्चों ऐसा मैट्रिक्स लेना है कि उसका आगे जाके इनवर्स जो है वो आसानी से निकले, आसान हो, क्योंकि हमने कोडिंग के लिए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और डी कोडिंग के लिए उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कोडिंग और डी कोडिंग ये एक दूसरे का रिवर्स लफ्ज है, लिहाजा हमने यहाँ इनवर्स लेना है। कोई ऐसा मैट्रिक्स आसान सा रखना है जिसका आगे इनवर्स लेना आसान हो। ज़्यादातर बच्चे ये सोच रहे होते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ा आसान सा पासवर्ड है। पासवर्ड कोई स्ट्रॉन्ग सा रखना चाहिए क्योंकि वो जो मैसेंजर लेकर जा रहा है वो ये ना कहे कि कहीं इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो नहीं मल्टीप्लाई कर रखा। दैट्स वाई आपने आइडेंटिटी से थोड़ा सा कोई हट कर मैट्रिक्स लें, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स लें जिसका इनवर्स आसानी से निकले। तो मेरी ये टिप है आपको कि थोड़ा सा ये आइडेंटिटी की तरह ही मिलता जुलता है, यहाँ 0 की जगह आप 1 रख लें। ये अब मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है? अब इन मैट्रिसेस को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये जो हम अभी हमने मैट्रिक्स लिया है, इस मैट्रिक्स को इन तमाम मैट्रिसेस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके कोडेड मैट्रिसेस बना लेंगे। ये आपने उस बंदे को मैट्रिसेस भेज दिए। इन तमाम मैट्रिसेस को इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और ये मैट्रिसेस बन रहे हैं। ये देखो, इस मैट्रिक्स को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो जब भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट 7 के असूल से, यानी पहले की रो और दूसरे का कॉलम, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, 16 into 1 that is 16, 1 into 0 that is 0, फिर 16 into 1 इस कॉलम से 16 into 1 16, 1 into 1 that is 1। तो ये आपका पहला मैट्रिक्स बन गया। फिर इसी तरह से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये लेफ्ट पर रखना है रो मैट्रिक्स और ए को राइट पर रखना है और तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये हमारे पास बच्चों जिन पे मैंने टिक किया है ये कोडेड मैट्रिसेस हैं। ये आपने मैसेज में ये मैट्रिसेस लिख कर उस बंदे को भेज दिए। किसी बंदे के हाथ में आपने खत लिखा, लेटर लिखा और उस लेटर में ये मैट्रिसेस लिख कर भेज दिए। अब जो बंदा मैसेज लेकर जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वो कहेगा ये तो कोई मैट्रिसेस है, पता नहीं है क्या भला है, क्या चीज़ है। तो वो जिस बंदे तक ये मैट्रिसेस जब पहुंचेंगे उसको आपने साथ ये मैट्रिक्स भी लिख कर भेजना। दिस इज कॉल्ड की मैट्रिक्स, यानी ये उसका सलूशन है, की सलूशन या की मैट्रिक्स है। वो क्या करेगा? वो बंदा पहले इस मैट्रिक्स का निकालेगा इनवर्स, साथ ये जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिसेस है कोडेड, साथ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ये भेज रहे हैं आप। उसने इसका निकाला इनवर्स। इसका देखो ना इनवर्स बड़ा आसानी से निकलता है। क्या? इसका डिटर्मिनेंट वो 1 बन रहा है और इसका एडजॉइंट, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज, ये इसका इनवर्स बन गया। अब वो इन कोडेड मैट्रिसेस को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके डिकोड करेगा। तमाम मैट्रिसेस को अब इन कोडेड मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा
और ये डिकोडेड मैट्रिसेस बन गए हैं। यही बात लिखी है, द कोडेड मैट्रिसेस, ये जिन पर टिक किया है, आर डिकोडेड एज। अब इनको डिकोड करना है, क्या, कैसे? तमाम कोडेड मैट्रिसेस को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ये बन गए मैट्रिसेस डिकोडेड। और याद रखो बच्चों, ये वही मैट्रिसेस होंगे जो शुरू में ये थे, वो डिकोड करेगा, ये मैट्रिसेस बन गए। अब इन मैट्रिसेस के लिहाज से वर्ड क्या बनेगा? डिकोडेड मैट्रिसेस ये वाले, अब इनके लिहाज से वर्ड क्या बनेगा? अब देख ले, जाहिर है यही वर्ड बनेगा। 16 पर पी पड़ा है, चेक कर लो। 1 पर ए पड़ा है, 11 पर के पड़ा है, 9 पर आई पड़ा है, 19 पर एस पड़ा है, 20 पर टी पड़ा है, 1 पर ए है और 14 पर एन है। तो वो इनको डिकोड करके फिर फौरन इन डिकोडेड मैट्रिसेस से वर्ड बना लेगा। और ये याद रखो, ये जो डिकोडेड मैट्रिसेस बने हैं ये जरूर यही बनेंगे, क्योंकि इन्हीं के अगेंस्ट फिर ये वर्ड बन सकता है। तो ये पक्की बात है, यही बना करेंगे। तो क्या तरीकाकार है, मैं फिर रिपीट करूं, वर्ड के मैट्रिसेस बनाएंगे, मैट्रिसेस को डिकोड कर लेंगे ए से मल्टीप्लाई करके, दीज आर डिकोडेड मैट्रिसेस। ए का फिर क्या बनाना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स को इनकोडेड मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके डिकोडेड मैट्रिसेस निकाल लिए। इन डिकोडेड मैट्रिसेस से वर्ड बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली वही वर्ड बनेगा जो हमने छुपाया था पहले। छुपाकर इस वर्ड को हमने इस फॉर्म में भेजा मैसेंजर तक, इन मैट्रिसेस की फॉर्म में, साथ ये मैट्रिक्स भेज दें या इसका इनवर्स बनाकर भेज दें। यानी मुमकिन है उस बंदे को इनवर्स निकालना ना आता हो, तो आप खुद ही इनवर्स बनाकर या ये मैट्रिक्स भेजो या इसका इनवर्स बनाकर भेजो। तो इनवर्स से हमने फिर ये डिकोड कर लिया। तो सुन लो, कोडेड फॉर्म बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको डिकोड करने के लिए क्या करना है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई करना है, नए मैट्रिसेस को फिर क्या करेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिकोड बन जाएगा, डिकोडेड मैट्रिसेस हो जाएंगे और ये फिर वही मैट्रिसेस निकलेंगे और वर्ड भी वही बनेंगे। अब आए आप ये दूसरा पार्ट देखें। अभी मैं 3x3 पे आता हूं, पहले मैं 2x2 के लिहाज से इसी तरह से ये इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आखिर में एक लफ्ज, एक वर्ड लेटर बचे तो क्या करते हैं? जब एक लेटर बचता है तो उस लेटर की पोजीशन के साथ आगे कोई लेटर नहीं है, इट मीन आपने 0 लिखना। जब एक लेटर बच जाए तो जो उसके साथ दूसरा लेटर होना चाहिए था वो कोई नहीं है, तो उस लेटर की जगह आपने क्या लिख देना है? 0। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस बने, इनके लिए वही काम किया, ए लेट किया, ए से इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये डिकोडेड मैट्रिसेस बन गए। ये कोडेड मैट्रिसेस बन गए, ये कोडेड मैट्रिक्स बन गए। अब इन कोडेड मैट्रिसेस को इस मैट्रिक्स के इनवर्स से ये मैंने इनवर्स निकाल लिया। अब इनको बच्चों जैसे ही आपको मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे अभी करता हूँ, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जब इससे, तो आपके पास अगेन यही मैट्रिसेस बनेंगे और इनको आप कन्वर्ट करोगे तो लफ्ज ये बनेगा। तो आए इनकी मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स के साथ मैं यहाँ पे करता हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट यहाँ पर है, बाकी हिस्सा। तो यहाँ से अब आगे इन मैट्रिसेस को मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। ये गौर करें, तमाम ये जो कोडेड मैट्रिसेस हैं इनको ए इनवर्स से, ये देखो इससे ए इनवर्स से ये मल्टीप्लिकेशन बनी, ये फिर अगले मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करें, ये इसी तरह से बाकी मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई किया है। ये दो मैंने शॉर्ट में आगे डायरेक्ट आंसर लिख लिया। और ये श्योर चीज़ है, ये ज़रूरी बात है, ये जो डिकोडेड मैट्रिसेस बनेंगे ये ज़रूर यही बनेंगे, ये पक्की बात, चेक कर लो, ये ज़रूर यही बनेंगे, क्योंकि इनके अगेंस्ट वर्ड फिर वही बनना है ना, पोजीशंस वही निकलेंगी। तो ये फिर मैट्रिसेस बने, डिकोडेड मैट्रिसेस बने, इनको आप जो है ये इस फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इनकी नंबरिंग के लिहाज से ये वर्ड बन रहा है इस्लामाबाद। ये मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस हैं, इनकी ये कोडेड फॉर्म है। कोडेड फॉर्म को
कोडेड फॉर्म कैसे बनी, ए से मल्टीप्लाई करके। इन कोडेड मैट्रिसेस को, कोडेड फॉर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिकोडेड मैट्रिसेस बनेंगे, लेकिन डिकोडेड मैट्रिसेस हमेशा यही रो मैट्रिसेस ही होंगे, शुरू वाले जो हमने किए थे उनसे फिर वर्ड वो ही निकलेगा। तो क्या करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी वर्ड होगा, उसको उससे रो मैट्रिसेस बनाएं, पीसेस करके रो मैट्रिसेस बनाएं, उन रो मैट्रिसेस को किसी खास मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके कोडेड फॉर्म में मैट्रिसेस बनाएं। कोडेड फॉर्म में वो बंदा क्या करेगा, उनको ए इनवर्स से उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके डिकोड करेगा, और जब ये डिकोड करेगा तो ये वही मैट्रिसेस होंगे शुरू वाले, और इनसे फिर वर्ड वही स्टेटमेंट निकलेगी जो मैसेंजर ने, जो बंदे ने भेजी होगी। तो ये इसका तरीकाकार है। तो मैट्रिसेस को हम इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग में यूज करते हैं। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसका खुद कर लेना, वर्ड कॉलेज है, वो आपके लिए एज ए असाइनमेंट है। अब मैं बच्चों इन्हीं वर्ड्स को 3x3 मैट्रिसेस के लिए कैसे करता हूँ, कैसे कराता हूँ, आए ये देख लें। अब बच्चों हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके साथ इसको कोडेड और डिकोडेड फॉर्म में मैट्रिसेस को बनाएंगे। जब भी बच्चों 3x3 मैट्रिक्स बनाना है, लेना है, तो आपने फिर इन वर्ड को पीसेस में डिवाइड करना है, लेकिन हर पीस के अंदर 3 लेटर्स हों। जब आपको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आपने हर पीस के अंदर 2 लेटर्स रखने हैं, यानी लेंथ 2 रखनी है हर पीस की। लेकिन जब आप 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने हर पीस की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है, 3। 3x3 के लिए 3 लेंथ, 2x2 के लिए 2 लेंथ, हर पीस में 2 लेटर्स होंगे। अब इसमें हर पीस में कितने लेटर्स होंगे, 3 लेटर होंगे। तो पाक, IST और ये AN, ये 3 पीसेस बन गए। इन पीसेस से बनने वाले रो मैट्रिसेस ये बन रहे हैं। हर लेटर की पोजीशन देख लें कि उसका कितना नंबर बन रहा है, तो ये लेटर्स बन गए। यहाँ पे अब तीसरा लेटर कोई नहीं है तो उसकी जगह आपने 0 ले लेना है। बच्चों अब 3x3 में जो आपको मैट्रिक्स लेना है, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। जब आपको 3x3 में मैट्रिक्स लेना है तो या तो आप आइडेंटिटी ले लें, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स इटसेल्फ आइडेंटिटी होता है, लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड कह लें, की कह लें, या पिन कोड कह लें। जब हम ATM मशीन में अपना ATM एंटर करते हैं तो वो पिन कोड मांगता है, तो यूं कह लें कि ये पासवर्ड है, पिन कोड है या की है। तो की आपको कुछ स्ट्रॉन्ग तरह की बनानी चाहिए कि क्या पता जो मैसेंजर है वो थोड़ी देर के लिए कहे कि मैं इन मैट्रिसेस को, जो ये कोडेड फॉर्म में मैट्रिसेस हैं, मैं आइडेंटिटी से ज़रा मल्टीप्लाई कर लूँ, वो कहीं वर्ड हमारा जो है वो ओपन ना हो जाए। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने जो ये की मैट्रिक्स है 3x3 का, ये 2x2 का, थोड़ा सा आइडेंटिटी से हट कर ले लें। वैसे आइडेंटिटी भी लेना चाहें तो उसमें मसला नहीं है कोई इतना ख़ास, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग की रखने के लिए आइडेंटिटी से हट कर लें। तो आपने 3x3 में ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका बाद में इन्वर्स निकालना आसान हो। तो मैं यहाँ पे बेटा, वैसे तो इसका इन्वर्स यही आइडेंटिटी है, मैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स इटसेल्फ वही मैट्रिक्स होता है। बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स इटसेल्फ वही मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी के अलावा और वो कौन से मैट्रिसेस हैं, उनमें अब मैं याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा इस फॉर्म में रखा है। मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि वो मैट्रिक्स एक जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों -1 ले लो और इस 1 को भी -1 ले लो। बस आइडेंटिटी से थोड़ा सा ये मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे हट कर है। क्या करना है, बना आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है पहले, लेकिन यहाँ ऊपर यहाँ भी -1 और यहाँ भी इसको 0 ही रहने दें, ये -1 और ये -1। इसका अब आप देखिएगा बच्चों, आप चेक कर लें, इसका इन्वर्स इटसेल्फ यही मैट्रिक्स है, तो आपको फिर इन्वर्स लेना आसान हो गया। लेकिन अगर आप कोई इससे हटकर ऐसा मैट्रिक्स 3x3 का ले बैठते हैं
कि बाद में आपको फिर उसका इन्वर्स निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर को फैक्टर्स निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए इन्वर्स के फार्मूले में पुट करेंगे, और वो बहुत सवाल लेंथी हो जाएगा। तो दैट्स वाई आपने टेक्निकली ऐसा मैट्रिक्स लेना है कि जिसका इन्वर्स 3x3 में मैं बात करूं कि जिसका इन्वर्स इटसेल्फ वो ही मैट्रिक्स हो। 2x2 में बेटा मैंने आपको बता दिया कि ये वाला मैट्रिक्स ले लो। आप बच्चों गूगल पे जाके सर्च करो, ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स इटसेल्फ वही मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी भी है और ये मैट्रिक्स भी इटसेल्फ इसका इन्वर्स है। 2x2 में भी बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स इटसेल्फ वही मैट्रिक्स है, या वो ले लेना या जो मैंने ये कहा है मैट्रिक्स ये ले लें। 2x2 में तो बेसिकली इन्वर्स निकालना बहुत आसान होता है, जल्दी से हम निकाल लेते हैं 1-2 स्टेप्स में, लेकिन 3x3 में मैट्रिक्स का इन्वर्स बड़ा लेंथी हो जाता है। तो दैट्स वाई हमने इसमें टेक्निकली ये मैट्रिक्स लेना है। इसको याद करने का क्या तरीका है, पहले आप बना लो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की तरह ही का है, सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो सेकंड कॉलम में है यहाँ पे भी -1 और इस 0 की जगह -1, ये वो मैट्रिक्स है। बस अब आगे सारा वही प्रोसेस। इन मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई करके कोडेड फॉर्म में मैट्रिसेस बना लें। पहले मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, 7 डिजिट 7 के असूल से ये इससे मल्टीप्लाई करें, चेक कर लें, ये मैट्रिक्स बना। फिर सेकंड को भी आपने इसी ए से मल्टीप्लाई करना, ये मैट्रिक्स बना। थर्ड मैट्रिक्स को भी इसी ए से मल्टीप्लाई करें। ये बच्चों 3 कोडेड फॉर्म में मैट्रिसेस बन गए, यानी मैसेज भेजने वाला बंदा इस मैसेज को भेज रहा है, वर्ड यही है लेकिन इस वर्ड को इन मैट्रिसेस में छुपा कर वो भेज रहा है मैसेंजर के हाथ। साथ उसने की भेजनी है, की में या ये मैट्रिक्स भेज दे या ए इनवर्स भेज दे। अगले बंदे को ए इनवर्स निकालना अगर आता हो तो फिर सिर्फ ए की फॉर्म में भेज दे, बेहतर यही होता है कि ए इनवर्स की फॉर्म में वो भेज दे। वो इन तमाम कोडेड मैट्रिसेस को क्या करेगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा। आपने यहाँ पे ये लिखना है, आफ्टर इंस्पेक्शन इट इज नोटिस दैट ए इनवर्स, यानी इसका इनवर्स जो है वो यही है। या फिर एक आध स्टेप इधर बढ़ाना हो तो बढ़ा लो। क्या यहाँ पे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि आप कहें आफ्टर इंस्पेक्शन इट इज ऑब्जर्व दैट ए डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, चेक कर लो, एंड एडजॉइंट ऑफ ए भी साथ लिख लो, इसका एडजॉइंट यही बनेगा, चेक कर लो, सारे कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज ले लो तो यही एडजॉइंट बनेगा। फिर इसमें पुट कर लो तो ये ए इनवर्स। 3 स्टेप एक्स्ट्रा बना लो अगर बनाने हैं, अगर क्वेश्चन लॉन्ग आ जाए, वगरना 4 नंबर का आए तो डायरेक्ट यूं ही लिख लो, साथ ये वर्ड लिख लो। अब आपको क्या करना है, इन कोडेड मैट्रिसेस को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, यानी इस पिन कोड से या इस पासवर्ड से, इस पिन कोड से या इस पासवर्ड से मल्टीप्लाई कर लो, की से मल्टीप्लाई करके इन कोडेड मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो आप चेक कर लो डिकोडेड मैट्रिसेस हमें मिल गए। ये 3 डिकोडेड मैट्रिसेस हैं, यानी इनकोडेड मैट्रिक्स को डिकोड करके हमने ये डिकोडेड मैट्रिसेस बना लिए, और ये डिकोडेड मैट्रिक्स बच्चों हमेशा यही बनेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन के सही होने की श्योरिटी या गारंटी भी दे रहा हूँ कि जब आपने डिकोडेड मैट्रिक्स जो बनाए होंगे वो ज़रूर यही बनेंगे, क्योंकि इन्हीं मैट्रिसेस के साथ ये वर्ड बनेगा। तो दैट्स वाई ये नंबरिंग इसी ऑर्डर में, इसी फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये जब आपके पास मैट्रिसेस आए हैं, रो मैट्रिसेस कह लें, डिकोडेड रो मैट्रिसेस, तो वर्ड क्या बनेगा, इनसे पाकिस्तान बन चुका है, यानी उसने डिकोड कर लिया मैट्रिसेस को। अब इसका बी पार्ट है, इस वर्ड इस्लामाबाद को हम ब्रेक करेंगे पीसेस में, और हर पीस के अंदर 3-3 लेटर्स होंगे। इनसे बनने वाले रो मैट्रिसेस ये बन रहे हैं, रो मैट्रिसेस। यहाँ पे बच्चों वही हम ए मैट्रिक्स ये ले रहे हैं क्योंकि इसका इन्वर्स इटसेल्फ यही मैट्रिक्स है। अब इन मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई करके कोडेड फॉर्म में हमने ये 3 मैट्रिसेस बना लिए। ये हमारा मैसेज है, ये मैसेज हमने बंदे तक भेज दिया, साथ हमने उसकी की भी भेज दी, ए इनवर्स भी भेज दिया। अब जिस बंदे को ये मैसेज मिला है, क्या वो करेगा, इन मैट्रिसेस को, ये जो कोडेड मैट्रिसेस हैं, इन तमाम मैट्रिसेस को बारी बारी तरतीब वही रखनी है। पहले इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा, और
3 नए मैट्रिसेस बने, ये डिकोडेड मैट्रिसेस हैं ये वाले। इन डिकोडेड मैट्रिसेस से जब वो वर्ल्ड ओपन करेगा तो वर्ल्ड वही इस्लामाबाद बनेगा। तो बच्चों आपने जो है वर्ल्ड कॉलेज जो है सी पार्ट जो है कॉलेज वर्ल्ड को एज ए 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस में खुद मेरे वाले बताए हुए मेथड से करना। ये आपकी एज ए असाइनमेंट है, सी पार्ट को आपने खुद ट्राई करनी।